Good morning, everyone, and we are going to start our the most important topic, which is nothing but what atomic weight, or what we can say atomic mass. Why we are interested in this particular thing, atomic weight या atomic mass? क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, हम लोग रिएक्शन करते वक्त, रिएक्शन लिखते वक्त या रिएक्शन प्रैक्टिकली करते वक्त मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर अमाउंट लेके करते हैं। यस और नो? आप लोग जो पर्टिकुलर सब्सटेंस एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं है, उसका क्या लेते हो? मॉलिक्यूल ही लेते हो ना। अगर आप लोगों को ऑक्सीजन लेना है रिएक्शन के लिए, ऑक्सीजन एटम स्टेबल है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टेबल है? क्या स्टेबल है? कैन यू टेल मी? ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है। करेक्ट? यस और नो? यस और नो? सबको ये चीज पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 6। यस, मैंने जो लिखा करेक्ट लिखा है क्या? यस और नो? लेकिन O2 मॉलिक्यूल में सिचुएशन क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एंड ऐसे डॉट्स के दो पेयर, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाए जाते हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? जो हर एक ऑक्सीजन के पास आउटर 6 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं? 6 आउटर इलेक्ट्रॉन में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल के यस ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए 1s2 लिखा जाता है। 1s2 का मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल के यस ऑर्बिटल में है। एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? एक्चुअल 6 इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड शेल के हैं, उस उन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के एस में, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के पी में जाते हैं। तो ये जो 2s ऑर्बिटल है, किसी भी शेल का यस ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है। किसी भी शेल की यस सबशेल यानी कि यस ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है, इसलिए उसको एक ही स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, चाहे 1s हो चाहे 2s हो। ये चीजें आप लोगों को सीखनी है कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल एंड किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। फिलहाल जस्ट याद रखो, कोई भी एस ऑर्बिटल हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, एक ही स्क्वायर बॉक्स। 2s ऑर्बिटल भी एक ही टाइप का होता है, इसलिए एक ही स्क्वायर बॉक्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो मतलब क्या? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इस एक 2s ऑर्बिटल में बैठ सकते हैं। 2p ऑर्बिटल जो होते हैं, वो 2p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, 2px, 2py, 2pz। कोई भी p ऑर्बिटल हो, चाहे वो सेकेंड शेल का p यानी कि 2p हो, चाहे वो थर्ड शेल का p यानी कि 3p हो, चाहे वो फोर्थ शेल का p यानी कि 4p हो। 2p, 3p, 4p किसी भी शेल का p ऑर्बिटल हो या p सबशेल हो, p ऑर्बिटल्स या p सबशेल कितने टाइप के होते हैं? 3, px, py, pz। ये 2 क्यों लगाया? 2px, 2pz या 2py क्यों लिखा? क्योंकि ये जो px, py, pz ये 3 टाइप के p ऑर्बिटल्स है, वो सेकेंड शेल के हैं, इसलिए 2px, 2py, 2pz लगाया। अगर यही p ऑर्बिटल थर्ड शेल के होते तो मैं 3px, 3py, 3pz लिखता। तो कोई भी p सबशेल हो या p ऑर्बिटल हो, 3 स्क्वायर बॉक्सेस आप लोगों को दिखाने हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे हैं? एक्चुअल 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे इनमें? पहले तो एक एक अनपेड सब में डाल दोगे, क्योंकि सभी p ऑर्बिटल्स है, सभी की एनर्जी सेम है, तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक के साथ पेयर अप होगा। एंड ये सिचुएशन है सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन की। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल के, जो 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर 6 इलेक्ट्रॉन, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। ये सब 1s, 2s, 2p, ये ऑर्बिटल के सिंबल, ये सब चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस लेसन में। ये तुरंत पहला लेसन खत्म होते ही हम लोग जब स्टार्ट करेंगे आपकी बैच का, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही, क्योंकि हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट एंड बहुत सारी चीजें जो मोल कॉन्सेप्ट के सिवाय भी है वो ब्रिज कोर्स में ही होने वाली है। सो आप लोगों को मैं एमसीक्यूज किसके फर्स्ट लेसन के होने के बाद, मोल कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू होने के बाद डायरेक्टली ये पढ़ा सकता हूँ। यू आर क्वाइट कैपेबल। जो भी आपके बाद आएंगे उनकी बैच टोटली सेपरेट होगी। आपकी बैच में भी अगर कोई सिर्फ सीईटी करना चाहता है तो उसको शिफ्ट करेंगे। जो जेई करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग स्पेसिफिक बैच रन करेंगे
they have to sit more than 1 hour, एटलीस्ट 3 days उनको क्या करना पड़ेगा, 2-2 घंटे बैठना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी गाइस? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है सबको? ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है जो चीजें बता रहा हूँ, ये तो समझ में आया ना सबको? जो मैंने कहा फर्स्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल के यस ऑर्बिटल में है। यस ऑर्बिटल फर्स्ट शेल का हो, सेकंड शेल का हो, थर्ड शेल का हो, यस नाम आया तो उसको दिखाने के लिए, यस ऑर्बिटल को दिखाने के लिए एक स्क्वायर बॉक्स, क्योंकि यस ऑर्बिटल एक टाइप का होता है। कोई भी पी ऑर्बिटल, चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, वो कैसा, कोई भी पी ऑर्बिटल या पी सबशेल एक्चुअल 3 ऑर्बिटल्स का कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सो 2p दिखाओ या 3p दिखाओ, 2p 3p शो करने के लिए आपको कितने स्क्वायर बॉक्सेस, 3 स्क्वायर बॉक्सेस दिखाने पड़ते हैं, यानी कि p सबशेल या p ऑर्बिटल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एक्चुअल ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz। एंड ये अगर समझ में आ गया हो तो अब इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे होता है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के 1s ऑर्बिटल में, फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में चले गए। 6 इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल के, उसमें से 2 सेकंड शेल के s में चले गए, बाकी बचे 4 सेकंड शेल के p में से एक एक भरे गए, सब में 3 p ऑर्बिटल 2px 2py 2pz में एक एक चले गए। फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन था वो रह गया पेयर्ड किसी एक के साथ, एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर 6 इलेक्ट्रॉन इन 2s and 2p orbital of second shell. This is the distribution of these 6 electron in outer shells s and p orbital. समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया एटलीस्ट? यस सर। एटलीस्ट ये समझ में आ गया? दिशा, तनय, शिवतेज, शाम्वी, सार्थक, समर्थ। यस सर। शाम्वी, आर यू गेटिंग मी? दिशा? यस सर। कुछ तो समझ में आ रहा है ना, कुछ तो? या बाउंसर जा रहे हैं? मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चंस है कि 1s क्या है, 2s क्या है, ये sp नाम कहां से आए, ये सब चीजें होने वाली है। जस्ट आप लोगों को पता चले कि ये डॉट डॉट ये क्या दिया है मैंने, इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम के पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते हैं, कहां पे एकोमोडेट किए जाते हैं, वो कहां पे होते हैं, वो कहां पे लिखने चाहिए, कहां पे लिखने चाहिए, कौन से ऑर्बिटल में? फर्स्ट शेल की एस में, यानी कि नाम क्या है उसका, 1s। समझ में आया? फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा? फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही टाइप का सबशेल होता है, कौन सा? 1s। 1s। और 1s सबशेल या 1s ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है? एक ही। तो उसको दिखाने के लिए कितने स्क्वायर बॉक्सेस? 1s ऑर्बिटल को दिखाने के लिए कितने स्क्वायर बॉक्सेस? एक। एंड कोई भी ऑर्बिटल हो वो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसके लिए एक रूल है, वो भी समझाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल ये तो पता चला कि फर्स्ट शेल का कौन सा ऑर्बिटल होता है हमेशा। फर्स्ट शेल कंटेन्स ओनली 1 सबशेल, दैट इज 1s, एंड विच कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल। इसलिए कहा जाता है 1s सबशेल या 1s ऑर्बिटल इज ऑफ 1 टाइप, एंड उसको दिखाने के लिए एक स्क्वायर बॉक्स। सेकेंड शेल में 2 सबशेल होती है, 2s एंड 2p। 2s अगेन एक टाइप का, लेकिन 2p सबशेल इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ 2p ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz। इन शॉर्ट 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए 3 पॉसिबल ऐसी जगह है, 3D 3 रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन है। 2px यानी कि x एक्सिस अलोंग, 2py यानी कि y एक्सिस अलोंग, 2pz यानी कि z एक्सिस अलोंग। सो एक्स एक्सिस अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है। वाई एक्सिस अलोंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जेड एक्सिस अलोंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। यानी कि 2p सबशेल में 3 टाइप की ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेसेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी कि इन शॉर्ट 2p सबशेल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल। कोई भी p सबशेल हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, वो बनी हुई होती है 3 ऑर्बिटल्स से। कितने ऑर्बिटल्स से? 3 ऑर्बिटल से। समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए 2p को दिखाने के लिए मैंने कितने स्क्वायर बॉक्सेस दिखाए? 2p को दिखाने के लिए मैंने कितने स्क्वायर बॉक्सेस दिखाए? 2p को दिखाने के लिए मैंने कितने स्क्वायर बॉक्सेस दिखाए? 3। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2p एज अ होल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2px 2py 2pz। सो 6 में से 2 तो 2s में चले गए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, रह गए 4। वो 4 कैसे जाएंगे? अब ये 2px 2py 2pz, इन सभी के नाम के पहले डिजिट क्या आ रहा है?
2px 2py 2pz, इन सभी के नाम के पहले डिजिट क्या आ रहा है? व्हाट इज द डिजिट? व्हाट इज द नंबर? व्हाट इज द नंबर बिफोर px py pz? नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर? 2 2। इसका मतलब ये सभी किस शेल के हैं? ये सभी किस शेल के हैं? सेकेंड, यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? आई एम आस्किंग एवरीवन। दिशा, Yes, जानवी, sir. समझ में आ रहा है कि इनके नाम के पहले जो डिजिट है वही इनका शेल नंबर है, वही इनका इन ऑर्बिटल्स का, इस 2p सबशेल के इन ऑर्बिटल्स का शेल नंबर क्या है? जो 2p का शेल नंबर है 2, यही इनका शेल नंबर है। यानी कि वो सेम शेल के है कि अलग अलग शेल के? ये सेम शेल के हैं या अलग अलग शेल के? सेम यानी कि इनकी एनर्जी सेम है कि डिफरेंट? सेम समझ में आ रहा है सबको? क्वांटम नंबर कहा जाता है इसको, शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है इसको। ये शेल नंबर सेम है, मतलब इन सभी की एनर्जी क्या है? इन सभी की एनर्जी क्या है गाइस? सेम, बराबर। तो सबकी एनर्जी इक्वल है, इसलिए 4 में से 3, सब में 4 में से एक एक एक, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया। रह गया जो फोर्थ, वो किसी एक के साथ पेयर अप हो गया। अब मुझे बोलो कि ये जो आउटर सेकेंड शेल के 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से कितने पेयर्ड है? उसमें से कितने पेयर्ड है? ऑलरेडी पेयर्ड कितने हैं इन 6 में से? इन 6 में से ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ठीक है, पेयर्ड मत बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर? इन 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन ने पेयर बनाई हुई है? कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर से यहाँ पे सेकेंड शेल के यस और पी में देख के बताओ, कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर से यहाँ पे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर ओ हियर? 2 ये कहाँ कहाँ पे दिख रहा है सबको? 2s और 2p हाँ, 2s एंड 2px में 2px एक पेयर है, यस और नो? कन्वीनियंस के लिए मैंने 2px में पेयर दिखाई। आप चाहो तो यही एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी और इसके साथ भी पेयर अप कर सकते हो, यस और नो? क्योंकि सभी की एनर्जी सेम है। कन्वीनियंस के लिए मैंने 2px में पेयर दिखाई है, लेकिन आप लोगों को सभी को दिख रहा है कि आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड शेल, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पेयर्स के फॉर्म में है, यस और नो? 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 6 आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, 2 पेयर्स, यस और नो? दिख रहा है सबको? yes sir आई एम आस्किंग एवरीवन, दिख रहा है सबको? yes sir दिशा, Yes. sir सबको दिख रहा Yes, है? sir. शामवी, दिख रहा है सबको? Yes, sir. सो अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन Yes, sir. पेयर है वो खुद पेयर है ना, यस और नो? तो ये किसी और के इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पेयर बना सकती है क्या? या इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन अपना, इस पेयर को छोड़ के, क्या कोई इलेक्ट्रॉन अपना जिसके साथ पेयरिंग है वो पेयर ब्रेक करके अगर सेपरेट हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेपरेट होते तो ही वो किसी और के साथ खुद को पेयर करवा लेते और बॉन्ड बना लेते, यस और नो? दीज आर ऑलरेडी पेयर। तो ये अब किसी और के साथ पेयरिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं क्या? ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर के किसी और के साथ पेयरिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं क्या? यस और नो? करेंगे ये टेक पार्ट पेयरिंग में किसी और के साथ no या sir नहीं? क्या लगता है, विल दे डू टेक पार्ट इन द पेयरिंग और नॉट? no sir क्योंकि दे आर ऑलरेडी पेयर ना, यस और नो? यस और नो गाइस, समझ में आ रहा है कुछ? दीज आर ऑलरेडी पेयर ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इफ दीज आर ऑलरेडी पेयर्ड, डू दे take part further in pairing with someone else or they can't take part in the pairing? फटाफट देख के बताओ, can they, is it possible for them to take part in the pairing with someone? दूसरे किसी के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयरिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये दो, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस पेयर एंड no, दिस पेयर। no sir दिशा, व्हाट डू यू थिंक? सार्थक, शामवी, शिवतेज, श्रेयस, व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग? ये टेक पार्ट करेंगे पेयरिंग में या नहीं करेंगे? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. दे आर ऑलरेडी पेयर ना, दे आर ऑलरेडी पेयर। तो अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 तो 2 पेयर के फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है बाहर की शेल में है, आउटर शेल में है, लेकिन वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगी क्या?
किसी और के साथ पेयरिंग नहीं हो सकता इनका, मतलब ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगी। इन्हीं को कहा जाता है क्या, इन्हीं को कहा जाता है ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर जो आउटर शेल में है लेकिन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर सकती, ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि क्या, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कहा जाता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो लोन पेयर्स ऐसी दिखाई जाती है। समझ में आ गया ये क्या है, समझ में आ गया ये क्या है, ये डॉट्स, ये डॉट का पेयर, ये डॉट का पेयर, ये डॉट का पेयर, ये डॉट का पेयर, समझ में आ गया सबको, ये क्या है, समझ में आया। ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा ये डॉट क्यों दिखाए मैंने, समझ में आ गया सबको। इस ऑक्सीजन के ऊपर डॉट की कितनी पेयर दिखाई, इस ऑक्सीजन के ऊपर डॉट की कितनी पेयर दिखाई, समझ में आया सबको। ये डॉट की पेयर यानी कि क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर उसकी लोन पेयर्स ये, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, उसकी लोन पेयर्स, समझ में आया। तो हर एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स यानी कि ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो आउटर शेल में है लेकिन खुद पेयर्ड होने की वजह से जो बॉन्डिंग में दूसरे किसी के साथ पेयरिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगी, ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि क्या, लोन पेयर्स। समझ में आ गया ये क्या है, आई एम आस्किंग एवरीवन रे, समझ में आया ये डॉट 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 की पेयर्स Yes, क्या है, sir. किस किस को समझ में आया, यस सर। ओम Yes, sir. सार्थक कुछ समझ में आया, Yes, sir. कुछ समझ में आया, गाइस समझ में आया कि नहीं आया। श्रेयस, समझा सर। शामवी, दिशा, Yes, sir. Yes, sir. सो ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखोगे ऐसा, तब पता चलेगा कि कौन सी इलेक्ट्रॉन की पेयर्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर सकती। ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो आउटर शेल में है लेकिन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगी क्योंकि खुद वो पेयर्ड है, ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कहा जाता है, लोन पेयर्स, एंड दे आर शोन एज अ पेयर ऑफ डॉट ऑन सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा दिखाया जाता है, इसका मतलब होता है लोन पेयर्स। अब ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हर एक ऑक्सीजन के पास है ना, 2p y एंड 2p z, यस और नो, ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना हर एक ऑक्सीजन के पास, यस और नो गाइस। हर एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हर एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 6 में से तो 4 पेयर्ड है, रह गए कितने, दो, दो अनपेड है ना, यस और नो गाइस, समझ में आ रहा है। हर एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड है, हर एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड है, आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग। ये एक ऑक्सीजन का है, इसको लिखूंगा मैं सेकेंड ऑक्सीजन, इसको लिखूंगा मैं फर्स्ट ऑक्सीजन। तो आप समझ में आ गया, फर्स्ट ऑक्सीजन का भी एंड सेकेंड ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हर एक ऑक्सीजन के पास, फटाफट देख के बताओ गाइस, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हर एक ऑक्सीजन के पास, दो। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, हर एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दो। तो ये अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन किसके साथ, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा और इन दोनों का पेयरिंग होने की वजह से एक बॉन्ड बनेगा। ये दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा, ये और एक अपना 2p z वाला इलेक्ट्रॉन इस 2p z वाले के साथ पेयरिंग करेगा, इन दोनों का पेयरिंग होके एक बॉन्ड, इन दोनों का पेयरिंग होके एक बॉन्ड, यस और नो, समझ में आया, समझ में आया सबको, Yes, sir. किस किस को समझ में आया, क्यों मैंने डबल बॉन्ड दिखाया है, किस किस को समझ में आया, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन आइटम के बीच डबल बॉन्ड क्यों दिखाया, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे के एक के साथ पेयर अप करके एक बॉन्ड, दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ पेयर अप कर दूसरे ऑक्सीजन के सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप करके दूसरा बॉन्ड, इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, डबल बॉन्ड। समझ में आया सबको, आई एम आस्किंग एवरीवन, कुछ ना कुछ समझ में आया, ये डबल बॉन्ड क्यों दिखाया, समझ में आया
डबल बॉन्ड क्यों दिखाया, समझ में आया? यस सर। यस तो सर। डबल बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? आउटर शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ पेयर अप करके एक सिंगल और ये एक दूसरा बॉन्ड बनाया, इसलिए मैंने 2 ऑक्सीजन के बीच क्या लिखा? डबल बॉन्ड लिखा। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? आई एम आस्किंग एवरीवन रे, हाँ या ना बोलते जाओ, हाँ या ना बोलते जाओ। हाँ सर। यस, श्रेयस, शिवतेज, शामवी, तनय, आर यू गेटिंग मी समथिंग एटलीस्ट? कुछ ना कुछ तो Yes, समझ में sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ऐसा कोई है कि यस किस सर। हाँ, कुछ ना कुछ तो समझ में आया। तो अब देखो जरा, हर एक ऑक्सीजन के पास सिचुएशन क्या है, ये जो है ना, जरा बड़ा करके दिखाता हूं। ऐसा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है, इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर के फॉर्म में है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। अब मुझे बताओ, इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर इस ऑक्सीजन का भी अट्रैक्शन होगा, इस ऑक्सीजन का भी अट्रैक्शन होगा। क्यों? दोनों ऑक्सीजन का इस एंड इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, यानी कि इस बॉन्ड की एंड इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों ऑक्सीजन का इक्वल अट्रैक्शन होगा। क्यों इक्वल अट्रैक्शन होगा रे? मैंने बताया था आप लोगों को, इक्वल अट्रैक्शन क्यों होगा? क्यों होगा भला इक्वल अट्रैक्शन? इक्वल अट्रैक्शन क्यों होगा? कौन बताएगा? किसको याद है? इक्वल अट्रैक्शन मतलब आई एम सेइंग दैट ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड कोवैलेंट है, दोनों बॉन्ड कोवैलेंट है। अब तो बताओ, दोनों बॉन्ड परफेक्टली कोवैलेंट है, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप करके ये जो पहला बॉन्ड बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ पेयर अप करके ये जो दूसरा बॉन्ड बनाया, एंड दोनों ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड यानी कि 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के बीच शेयर्ड, दोनों के बीच शेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4 इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि इस बॉन्ड एंड इस बॉन्ड की, दो बॉन्ड की 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस ऑक्सीजन एंड इस ऑक्सीजन दोनों का इक्वल अट्रैक्शन है। क्यों भला इक्वल अट्रैक्शन है? व्हाई इक्वल अट्रैक्शन इज देयर? आई एम आस्किंग यू, व्हाई इक्वल अट्रैक्शन इज देयर? अरे ये भी कौन सा एटम है और ये भी कौन सा है, जरा देखो, बोथ आर व्हाट? ऑक्सीजन एटम। हाँ, ऑक्सीजन। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर एंड इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर सेम है कि डिफरेंट? सेम। तो इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड इस ऑक्सीजन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, वो सेम है कि डिफरेंट? सेम। यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज एंड इसका न्यूक्लियर चार्ज सेम है कि डिफरेंट? सेम। अब न्यूक्लियर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने की एबिलिटी इस ऑक्सीजन की एंड इस ऑक्सीजन की सेम है कि डिफरेंट? दोनों सेम है। ऑक्सीजन है ना, दोनों का न्यूक्लियर चार्ज सेम है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ पुल करने की एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने की एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन एंड इस ऑक्सीजन की सेम है कि डिफरेंट? सेम। दोनों सेम है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने की एबिलिटी सेम है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन पेयर, those electron pairs are equally pulled, those electron pairs are equally pulled by this and this oxygen, यानी कि वो exactly दोनों के न्यूक्लियस के बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर। यस और नो? इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे तो अपनी है ऐसा ये ऑक्सीजन कंसिडर कर सकता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ही है ऐसा ये ऑक्सीजन कंसिडर करेगा। तब अब दोनों ये इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी अपनी है ऐसा मान सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी है ऐसा ये भी मानेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों ऑक्सीजन का अट्रैक्शन इक्वल है। सो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन दिस एंड दिस ऑक्सीजन। सो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे जितना इसका हक है उतना ही इसका हक है। मतलब आप अब मुझे बताओ कि इस ऑक्सीजन के अराउंड टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? खुद की लोन पेयर पकड़ के एंड ये दो बॉन्ड है, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर पकड़ के कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के अराउंड एंड इस ऑक्सीजन के अराउंड है? अब बताओ।
इस ऑक्सीजन के अराउंड एंड इस ऑक्सीजन के अराउंड टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड की, एंड ये इक्वली अट्रैक्टेड, ये जो इक्वली अट्रैक्टेड बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर है ये, एंड लोन पेयर भी कंसिडर करके दोनों ऑक्सीजन के पास यानी कि दोनों ऑक्सीजन के अराउंड कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये बताओ, फटाफट बताओ। 4 4 टू जार कितने हो गए, 4 टू जार कितने हो गए, 8 यस 4 टू जार कितने हो गए 8, मतलब इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब दोनों कैसे हो गए, बॉन्ड बनने के बाद दोनों कैसे हो गए, दोनों के आउटर शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, यस और नो। तो अब O2 मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन के अराउंड आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये ऑक्सीजन का भी और इस ऑक्सीजन का भी क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। सो दोनों क्या है, स्टेबल, यस और नो। सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम होता तो आउटर शेल में कितने होते, एक ऑक्सीजन एटम में आउटर शेल में कितने होते हैं 6, तो सिंगल ऑक्सीजन एटम में आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। लेकिन जब एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जब एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन एटम दो कंबाइन होके O2 मॉलिक्यूल बन जाता है, तो दोनों ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो जाता है, O2 मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो गया, फटाफट बोलो दोनों। हाँ, बाकियों को समझ में आ रहा है, शाम्वी, दिशा, तनय। O2 मॉलिक्यूल बनने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद इस ऑक्सीजन एंड इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद दोनों में डबल बॉन्ड बन गया, मतलब इस ऑक्सीजन के अराउंड एंड इस ऑक्सीजन के अराउंड क्या हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, फटाफट बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब O2 स्टेट में जब O2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तब दोनों ऑक्सीजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ऑक्सीजन एटम सिंगल होगा तब उसके आउटर शेल में कितने होते हैं, सिंगल होता है तब कितने होते हैं, देख के बताओ। 6 जब 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, O2 मॉलिक्यूल बना, तब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो अब मुझे बताओ O2 स्टेबल है कि ऑक्सीजन स्टेबल है, O2 मॉलिक्यूल स्टेबल है कि ऑक्सीजन एटम स्टेबल है, O2 मॉलिक्यूल शान्वी, समर्थ, सार्थक, तनय, O2 मॉलिक्यूल स्टेबल है कि ऑक्सीजन एटम स्टेबल है, O2 मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तनय, आर यू गेटिंग मी, यस सर युतेज, शाम्वी, आर यू गेटिंग Yes, मी। sir. yes sir, तो अब मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन एटम नेचुरली पाया जाएगा या O2 स्टेबल है इसलिए ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके O2 बनाएंगे एंड O2 हम लोगों को स्टेबल फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में मिलेगा या मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब बताओ मुझे, हम लोग O2 इनहेल करते हैं या वो एटम इनहेल करते हैं, एंड नेचुरली ऑक्सीजन एटम स्टेबल है कि O2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, व्हाट इज स्टेबल, ऑक्सीजन एटम या O2 मॉलिक्यूल, फटाफट बोलो, श्रेयस, शिवतेज, सब बोलो, नीचे से लेके ऊपर तक फटाफट बोलो, विच इज स्टेबल, ऑक्सीजन एटम या O2 मॉलिक्यूल, O2 molecule. किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, O2 मॉलिक्यूल बनने के बाद 2 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्सीजन सिंगल है तब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, किस स्टेट में सिंगल है ऑक्सीजन तब ऑक्टेट कंप्लीट है, या O2 मॉलिक्यूल बनने के बाद 2 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, किस स्टेट में, मॉलिक्यूल स्टेट तो स्टेबल फॉर्म कौन सा हुआ ऑक्सीजन का, एटॉमिक फॉर्म स्टेबल हुआ कि मॉलिक्यूल का फॉर्म स्टेबल हुआ ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूल सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. सो इसीलिए अब मुझे बताओ कि अगर ऑक्सीजन एटम का ही वेट पता नहीं होगा तो O2 मॉलिक्यूल का निकाल सकोगे क्या, ऑक्सीजन एटम का ही वेट पता नहीं होगा मॉलिक्यूल का निकाल सकोगे क्या, नहीं सर, एंड रिएक्शन करते वक्त स्टेबल फॉर्म कौन सा है, O2 मॉलिक्यूल स्टेबल है कि ऑक्सीजन एटम स्टेबल है, मॉलिक्यूल स्टेबल है ना, तो रिएक्शन करते वक्त O2 लोगे या ऑक्सीजन एटम लोगे, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ये अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं O2 एंड O2 एग्जिस्ट नेचुरली, यस और नो, समझ में आ रहा है।
गाइस आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन करते वक्त फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आप लोगों ने लेबोरेटरी में कर दी, तो रिएक्शन करते वक्त आप लोग क्या लेते हो? हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल लेते हो एंड ऑक्सीजन का भी क्या लेते हो? मॉलिक्यूल। यस और नो? मतलब रिएक्शन करते वक्त आप लोग क्या लेते हो? कंपाउंड्स लेते हो, सब्सटेंसेस लेते हो, लेकिन सब्सटेंसेस किस फॉर्म में लेते हो? मॉलिक्यूल के फॉर्म में या एटम के फॉर्म में? जो पर्टिकुलर सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल है उसका मॉलिक्यूल ही लेते हो ना रिएक्शन करते वक्त, क्योंकि ऑक्सीजन का तो एटम स्टेबल है नहीं, O2 मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो रिएक्शन करते वक्त O2 मॉलिक्यूल लोगे या ऑक्सीजन एटम लोगे? फटाफट बोलो। मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। तो ये जो बैलेंस रिएक्शन है यहाँ पे O2 लिखा है, मतलब O2 मॉलिक्यूल ही लिया है ना। शामवी आर यू गेटिंग मी? शामवी समझ में आ रहा है? आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। शामवी, शिवतेज, दिशा, आर यू गाइस देयर? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? शामवी आर यू देयर? शिवतेज, श्रेयस, तनय, Yes, sir. Yes, sir. शामवी आर यू देयर? एटलीस्ट से समथिंग। Yes, sir. सो ये समझ में आया कि रिएक्शन करते वक्त अगर किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्म स्टेबल है तो उसका मॉलिक्यूल ही लेना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ कि ये तो मॉलिक्यूल लिया है आप लोगों ने रिएक्शन करने के लिए, ये तो मॉलिक्यूल लिया है आप लोगों ने रिएक्शन करने के लिए, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल लिया है आप लोगों ने रिएक्शन करने के लिए, ये मॉलिक्यूल का मास कितना है, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है, एंड बनने वाले कंपाउंड का मास कितना है, कितना अमाउंट में ये कंपाउंड बनेगा, ये निकालने के लिए जिनसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना है आप लोगों ने रिएक्शन का, वाटर, कितना वाटर बना ये डिटरमाइन करने के लिए कितने लिए थे H2 एंड O2, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स कितने लिए थे, इनका मास, इनका अमाउंट कितना लिया था, ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बराबर। इनका मास पता हो तो ये कितना बनेगा ये पता चलेगा ना। सो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये फाइंड आउट करने के लिए जो सब्सटेंसेस रिएक्शन के लिए लिए हैं, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के लिए लिए हैं, उनका मास पता होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? इनका मास पता हो तो ही बनने वाले का मास निकाल सकते हो ना। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? ये दोनों जितनी अमाउंट में कंबाइन होंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर ये x लिया और ये y लिया तो बनने वाले का अमाउंट कितना बनेगा? x प्लस वाई बनेगा ना। यस और नो गाइस? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप रिएक्ट करोगे उतने ही अमाउंट का क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। यस और नो? आप लोगों ने सुना है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? हैव यू हर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि नहीं सुना? अगर मैंने 10 ग्राम ऑफ H2 एंड 10 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट किया तो बनने वाला H2O कितना बनेगा? बनने वाला H2 कितना बनेगा? यस और नो? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो सब्सटेंसेस रिएक्ट किए उनका जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जो सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उनके अगर मासेस ही पता ना हो तो बनने वाले प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हो क्या? बनने वाले प्रोडक्ट का मास निकालने के लिए जो सब्सटेंसेस हम लोगों ने रिएक्ट किए हैं उनके मासेस पता होने चाहिए। एंड ये मासेस कब पता चलते हैं? जब एटॉमिक मास पता हो तो एटॉमिक मासेस से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, एंड मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद ही रिएक्शन जो आप लोगों ने किए हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस उनमें जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनके मासेस निकाल सकते हो। सो आप लोगों को अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के मासेस निकालने हो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। समझ में आया ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को? सब समझ में आया ये क्यों बताया मैंने आप लोगों को सब? यस और नो? क्यों? Yes, sir. रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनके मासेस पता होने चाहिए, तब जाके रिएक्शन का कंप्लीट स्टडी हम लोग कर सकते हैं। एंड ये सब स्टडी करने के लिए वी शुड नो द मास ऑफ व्हाट? एटम, यानी कि एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो ये बेसिक था।
ये सब बेसिक था। शैल आई स्टार्ट नाउ फ्रॉम एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास? शैल आई स्टार्ट? ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। शैल आई स्टार्ट गाइस? शैल आई स्टार्ट? सो अब मुझे बताओ, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट जो है ये हम Yes, लोग sir. कंबाइन करने की जरूरी क्यों है? एटम्स कंबाइन होके, एटम किसके? सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मॉलिक्यूल्स से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स से क्या बनेगा? कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स से क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। यस और नो? सो कंपाउंड का मास डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूल का मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल का मास पता करने के लिए एटम्स जो है जिनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना, उस एटम का मास भी पता होना चाहिए। तो यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर टू डिटरमाइन मास ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस, क्या? टू डिटरमाइन मास ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस, mass of molecules of that compound must be known. मास पता होना चाहिए किसका? उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का। एंड टू डिटरमाइन क्या? मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड के किसी एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए क्या करना चाहिए? कंपाउंड के किसी एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए क्या करना चाहिए? मास या मासेस ऑफ एटम्स फ्रॉम विच, masses of atoms from which that masses of atoms from which that molecule, masses of atoms from which that molecule is formed, जिन एटम्स का कॉम्बिनेशन होके मॉलिक्यूल बना, वो पता होना चाहिए। must be known, that is atomic mass must be known। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास पता होना चाहिए। समझ में आ गई सीक्वेंस? समझ में आ गई सीक्वेंस? मास कंपाउंड या सब्सटेंस का निकालने के लिए वो कंपाउंड जिन मॉलिक्यूल से बना है, उन मॉलिक्यूल्स का मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल जो है पर्टिकुलर कंपाउंड का, उसका मास निकालने के लिए एटॉमिक मास, जिन एटम का कॉम्बिनेशन होकर मॉलिक्यूल बना, उन एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सीक्वेंस समझ में आ गई? सीक्वेंस समझ में आ गई सबको? व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी एटॉमिक मास समझ में आ गया सबको? गाइस आई एम आस्किंग एवरीवन। Yes, sir. सबको? अब आप लोगों को क्या याद रखना है? सिर्फ इतना ही याद रखना है, सिर्फ इतना ही कि एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं हम लोग? हम लोगों को मॉलिक्यूल का मास पता करना है। मॉलिक्यूल का मास क्यों पता करना है? मॉलिक्यूल से ही आगे कंपाउंड बनता है। कंपाउंड का मास फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करने के लिए एटम जिनका कॉम्बिनेशन होके मॉलिक्यूल बना, उन एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास पता होना चाहिए। यस और नो? समझ में आ गया सबको ये? गाइस, एवरीवन, Yes, if you sir. are getting this, then let me know. Say yes or no. फटाफट बोलो। तनय, श्रेयस, शिवतेज, शांवी, सार्थक, समर, ओम, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ में आ गया? Yes, Yes or sir. no? के ऊपर से जा रहा है, बाउंसर जा रहा है, दिमाग के No, ऊपर, sir. सर के ऊपर से जा रहा है क्या? सच में बोलो, ये आप लोगों को बहुत मतलब हेक्टिक हो रहा है या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? एवरीवन, दिशा समझ में आ रहा है? शामवी, Yes, sir. सच में? सच में समझ में आ रहा है ना? यस। सो सीक्वेंस पता चली?
हम लोगों को क्यों एटॉमिक मास स्टडी करना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप गाइस। एंड हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास से, यानी कि एटम से स्टार्ट करेंगे, एटम से स्टार्ट करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो स्क्रीनशॉट। आगे के सिर्फ 10 मिनट आप लोग ध्यान से देखो, आगे के सिर्फ 10 मिनट आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट। Yes. और इसी सिर्फ पार्ट का क्या बनाना है, आप लोगों को नोट बनाना है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास हेडिंग देके इसी का नोट बनाना है। एक बुक कर लो, नोटबुक, उसमें ये सब सीक्वेंस नोट डाउन करो। इतनी ही आपकी आज के दिन की नोट होगी, या अगर आगे के 10 मिनट में एक स्क्रीनशॉट और लेना पड़े तो वो एक पेज या वो जितना उस पर मैटर होगा वो नोट्स में पुटअप करो आपकी। सो अगर स्क्रीनशॉट हो गया है तो अब मुझे बताओ एटम का वेट कैसे निकालोगे। एटम दिखता है क्या, एटम दिखता है क्या? एटम दिखता है क्या? एटम हैज वेरी स्मॉल साइज एंड मास, साइज और रेडियस कितनी होती है? एटम की साइज ऑलमोस्ट कितनी होती है पता है क्या? एनीवन नोज साइज ऑफ एन एटम? फटाफट बोलो, एनीवन नोज साइज ऑफ एन एटम? फटाफट बोलो, कितना छोटा होता है एटम पता है क्या? रेडियस कितने ऑर्डर की होती है, यानी कि कितने रेंज में होती है? 10 टू द पावर माइनस ऑलमोस्ट 19 की जगह पे 15 मीटर, इतनी स्मॉल रेडियस होती है एटम की। एंड मास ऑफ ऑर्डर कितना? 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 26 kg, इतना कम होता है मास किसका? एटम का। तो अब आप मुझे बोलो कि इतना कम रेडियस है, मीटर के भी मिलियन टाइम लेस, एंड मास तो ट्रिलियन टाइम लेस है, किलोग्राम के ट्रिलियन टाइम लेस, मतलब मिलीग्राम, मिलीग्राम के नीचे फेम्टोग्राम, माइक्रोग्राम, उससे भी कम। इतना कम मास वे करने के लिए इतना सेंसिटिव वे बैलेंस है क्या हमारे पास? हम लोग ज्यादा मास मेजर कर सकते हैं इजीली कि बहुत कम मास? व्हाट यू कैन मेजर इजीली, फटाफट बोलो गाइस। More weight. हाँ, ज्यादा मास मेजर कर सकते हो क्या? स्मॉल मास मेजर कर सकते हो? डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जैसा है, डस्ट पार्टिकल से भी बहुत स्मॉल है, दिखेगा कि आपको आपको वो कौन एटम? फटाफट बोलो, कैन यू नो व्यू? सर। सो इसका मतलब है इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड मास, देयरफॉर एटम कांट बी सीन और व्यूड कहता हूं, कैनॉट बी व्यूड बाय आईज। हम लोग आईज से देख नहीं सकते, देयरफॉर पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is needed with very high resolving power, जिसका रिजॉल्विंग पावर यानी कि छोटे से छोटी चीज देखने की एबिलिटी, रिजॉल्विंग पावर यानी कि छोटे से छोटी चीज दिखने की एबिलिटी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉन कैसा होना, माइक्रोस्कोप कैसा होना चाहिए? पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए टू व्यू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब मुझे बताओ, ये दिख ही नहीं रहा है एटम, उसको उठा के वे बैलेंस पे रख के वेट कर सकते हो क्या? डायरेक्टली वेट कर सकते हो क्या? यस और नो गाइस? ऑल द सुपरमैन्स एंड सुपर गर्ल्स ओवर हियर इन माय क्लास, आपके पास ये एबिलिटी है क्या कि एटम को उठाया, आपको दिख रहा है, आप उतने सेंसिटिव हो क्या? आईज वगैरह, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है क्या नो आपके? सर। है कोई सुपरमैन जो एटम को भी देख सके, उठा सके, वे बैलेंस पे रख के उसका भी वेट कर सके? है कोई सुपरमैन यहाँ पे या सुपर No, गर्ल? sir. No, sir.
Yes, are you a Superman? Shamvi, are you there? है किसी के पास एबिलिटी? No, sir. हाँ, किसी के पास एबिलिटी है क्या? कोई उठा के, एटम दिख ही नहीं रहा है, जो चीज दिखती ही नहीं है, डस्ट पार्टिकल से भी मिलियन टाइम स्मॉलर है, उसको उठा के वे बैलेंस पे रख के वेट किया जा सकता है क्या? यस और नो? डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वेट पॉसिबल है क्या? जैसे हम लोग जाते हैं खुद खड़े होते हैं वे बैलेंस पे वेट करते हैं, वैसा पॉसिबल है क्या एटम के लिए? No, sir. अगर डायरेक्ट वेट करना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मास और वेट ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर वेट कौन मेजर करता है? टू डिटरमाइन mass of an atom of any element क्या यूज किया जाता है? सुना है कभी? मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मास ऑफ एन एटम? किसी भी एलिमेंट के एटम का मास डिटरमाइन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट गाइस? मास स्पेक्ट्रोमीटर को भी क्या है, हम लोगों को एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कंपाउंड सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालने के लिए ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक यानी कि क्या, ये कार्बन वगैरह या हाइड्रोजन वगैरह इनसे बना हुआ होगा, बाकी कोई एलिमेंट भी इसमें हो सकते हैं। तो ये पूरा के पूरा इसका एक पार्ट टुकड़ा करके क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, साइज ज्यादा है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, जो कंपाउंड आप लोगों ने सप्लाई किया, किसको, जो कंपाउंड आप लोगों ने सप्लाई किया किसको, इसको फ्रैगमेंट कर देगा मतलब उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, और पहले डिटरमाइन करेगा कि उन टुकड़ों में कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है क्या, हाइड्रोजन है क्या, ये डिटरमाइन करेगा। पहले तो कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करेगा, क्या क्या है, कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे है, फिर उन टुकड़ों के मास से क्या डिटरमाइन करेगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास क्या है, और ये करते वक्त वो और भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करेगा, एंड फिर इनडायरेक्टली कुछ जो वैल्यूज ऑलरेडी मास स्पेक्ट्रोमीटर को जो कंप्यूटर अटैच है उसको ऑलरेडी कुछ वैल्यूज सप्लाई की गई है, उन वैल्यूज का यूज करके ये मास स्पेक्ट्रोमीटर हम लोगों को पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास दिखाएगा। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर एक्चुअली क्या करता है ये मुझे बताना है। इसका एक स्क्रीनशॉट करो गाइस। यहां तक तो समझ में आ गया कि डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वे नहीं कर सकते, मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करना पड़ेगा। यहां तक तो समझ में आ गया सबको? यस, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस Yes. गाइस? Yes, sir. तो स्क्रीनशॉट कर लो, अगर यहां तक समझ में आ गया हो सबको, स्क्रीनशॉट करो। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ गाइस कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर एक्चुअली क्या करता होगा। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर पता करता होगा कि कौन से एलिमेंट का एटम है एंड एटम के अंदर क्या है। तो आप लोगों को भी पता है ना कि एटम के अंदर क्या है। तो एटम के अंदर क्या होता है रे? इन जनरल एटम किन किन चीजों से बना हुआ होता है वो अगर पता चले तो हम लोग एटम के बारे में, उसके मास के बारे में बोल सकते हैं। तो फटाफट बोलो। सपोज ये ऐसा स्फेरिकल एटम है, एटम अगर ये स्फीयर मतलब एटम है, ये जो सेंटर को है क्या,
न्यूक्लियस न्यूक्लियस किससे बना हुआ होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियस न्यूट्रॉन किससे बना हुआ होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एंड बाहर क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन सो किसी भी एटम के अंदर कौन से फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? कौन से फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? सबको पता है ना ये? कहीं सुना है कि नहीं सुना है? एटम कंटेन्स दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। यस और नो? सुना है क्या? सो एटम के अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? कौन बताएगा? शामवी, कैन यू टेल? शिवतेज, श्रेयस, दिशा, कुड यू प्लीज टेल मी? कुड यू प्लीज टेल मी कि एटम किन किन छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है? सामने आपके डायग्राम है, एटम का मॉडल है आपके सामने। ये देख के तो बता सकते हो कि एटम किस किस पार्टिकल, किन किन पार्टिकल से बना हुआ है। तनय? Proton, neutron, and electron. यस, देयर यू आर। दिशा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। शामवी, Yes, sir. whatever she Yes. said is correct or not? सार्थक, Yes, sir. यस सर। मुझे आप लोग ये बताओ नो कि सर, न्यूक्लियस भी रहता है। न्यूक्लियस किससे बना हुआ होता है गाइस? न्यूक्लियस यानी कि क्या? न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, इन्हीं से तो क्या बना हुआ होता है? न्यूक्लियस ना? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. सो अगर न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो ओवरऑल एटम में क्या क्या है? सो 3 बेसिक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये क्या बना देते हैं? दीज मेक्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम इन्हीं से तो बना हुआ होगा। यस और नो? किन से? इन तीनों से। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? किसी भी एलिमेंट का एटम इन तीनों से ही बना हुआ होगा, सिर्फ नंबर अलग अलग होंगे। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग होंगे, इसलिए एलिमेंट का टाइप चेंज होगा, एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज होगी, एलिमेंट का नाम चेंज होगा, लेकिन सबके अंदर कोई ना कोई प्रोटॉन्स कम या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा, न्यूट्रॉन्स कम या ज्यादा रहेंगे। पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के अंदर कम या ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वहां पे रहेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन कोई भी एलिमेंट का एटम हो तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे ही होंगे। समझ में आया गाइस? आर यू गेटिंग मी? इन्हीं से तो एटम बनता है। 10th में हुआ कि नहीं हुआ ये गाइस? यू आर नॉट आंसरिंग व्हाट आई एम सेइंग। सबके समझ में आया कि इन्हीं तीनों फंडामेंटल पार्टिकल से हम लोगों का क्या बनता है? यस सर। एटम बनता है। सब लोगों को समझ में आया गाइस? यस सर। अगर ये ऐसा है तो किसी ने आप लोगों को क्या किया? मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किसी ने आप लोगों को पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के अंदर, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, उनका नंबर बता दिया। एक्स वाई जेड, इतने प्रोटॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ये तो फंडामेंटल है ना। सो किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन हो उसका मास उतना ही आएगा, किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन हो उसका मास उतना ही आएगा, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन हो उसका मास उतना ही आएगा। यस और नो? करेक्ट? सिर्फ नंबर चेंज होगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा।
तो अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप लोगों को पता चला कि पर्टिकुलर इतने प्रोटॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने न्यूट्रॉन्स है, इनका नंबर पता चला, हर एक का मास भी पता है, तो जितने न्यूट्रॉन्स है सबका मिला के मास, जितने प्रोटॉन्स है सबका मिला के मास, जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबका मिला के मास, अगर आप लोगों को पता चला, इनके मासेस का एडिशन करके आप लोग किसका मास निकाल सकते हो? किसका मास निकाल सकते हो? एटम का। शामवी, दिशा, समर, सार्थक, शिवतेज, आर यू एटम गेटिंग? का सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। सो कैसे निकलेगा एटम का मास? शामवी अगर समझ में आया हो, ओम, तनय समझ में आया हो, या दिशा समझ में आया हो, तो बता दो कैसे निकलेगा एटम का मास, कैसे कैलकुलेट कर सकोगे एटम का मास? शामवी, कुड यू प्लीज टेल मी? गाइस कुड यू प्लीज टेल मी कैसे एटम का मास निकालोगे? इज देयर एनी आइडिया? इनसे जिनसे एटम बना हुआ है, इनके मासेस का एडिशन करके जितने प्रोटॉन्स है उनका सभी का मास, जितने इलेक्ट्रॉन, जितने न्यूट्रॉन्स है उन सभी का मास, इन सभी के मासेस का एडिशन करके किसका मास निकाल सकते हो? एटम का। यस, समझ में आया? एंड दिस इज व्हाट मास स्पेक्ट्रोमीटर डज। यही मास स्पेक्ट्रोमीटर करता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर को पहले से ही पता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मासेस कितने होते हैं। सो व्हाट मास स्पेक्ट्रोमीटर एक्चुअली डज, वो सिर्फ उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन्स है, यही काउंट करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करके टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लेता है। वैसे ही एक न्यूट्रॉन के मास को वहां पे जितने न्यूट्रॉन्स है उनके मासेस से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स ओवर देयर, उनका मास निकाल लेता है। इलेक्ट्रॉन का भी वैसा ही करता है एंड सभी के मास का एडिशन करके आप लोगों को क्या डिस्प्ले दिखाता है? आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाता है कि एटम का मास कितना है। समझ में आ गया मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है और कैसे हम लोगों को मास का पता चलता है? यस और नो? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आप लोगों को न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नंबर बता दूं, इनके मासेस बता दूं, तो आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जो मास स्पेक्ट्रोमीटर करता है कंप्यूटर का यूज करके, वो आप मैन्युअली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस और नो? यस सर, कर सकते। हाँ, and this is what we are going to do. This is what we are going to do from the known values of masses of protons, neutrons and electrons, and by determining इनके known values, जो values हम लोगों को पता है वो लेके, एंड अगर इनके नंबर्स भी पता कर लिए हम लोगों ने, वो नंबर्स कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो नंबर्स, इन सब चीजों का यूज करके हम भी मैन्युअली क्या कर सकते हैं? एटम का मास निकाल सकते हैं। एंड जो मास हम लोग प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के मासेस का कॉम्बिनेशन करके एटम का जो मास हम लोग निकालेंगे वो होगा एग्जैक्ट एटॉमिक मास, वो होगा एग्जैक्ट एटॉमिक मास। समझ में आ गया एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होता है? समझ में आ गया एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? गाइस समझ में आ गया? इनके मासेस से इनके मासेस का एडिशन करके एटम का जो मास निकाला जाता है दैट मास इज एग्जैक्ट एटॉमिक मास। समझ में आया सबको? गाइस हैव यू गॉट दिस? ये यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एटम के मास का कैसे निकालना है? समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। दिशा समझ में आ गया? समर, सार्थक, चिन्मय, यस यस सर। सबको समझ में आ गया? क्या यस करना है? सर। तो कल यही करना है हम लोगों को। ये जो मासेस है, पहले से ही साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इनके मासेस निकाल के रखे हुए हैं। वही वैल्यूज यूज करके पर्टिकुलर एटम में कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे? टोटल प्रोटॉन्स, टोटल न्यूट्रॉन्स एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उनका मास निकालेंगे, उनका एडिशन करके फाइनली एटम का मास निकालेंगे एंड एग्जैक्ट एटॉमिक मास, ये कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे विद एन एग्जांपल। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको कि ये कॉन्सेप्ट क्या है एटम के मास का? हाँ या ना? समझ में आया सबको? यस और नो? हाँ या ना बोलो यार। यस सर।
सबको सच में? तो अब घर पे जाके क्या करना है, ये जो लेक्चर में रिकॉर्डेड डालूंगा उसका जो 35 मिनट्स के बाद का पार्ट है, एटॉमिक मास का पार्ट, वही पार्ट देखना है। पहले का पार्ट तो बेसिक था कि एटम का मास क्यों निकालना है, मॉलिक्यूल का मास क्यों निकालना है, मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल होता है, ये जो बेसिक चीजें है वो समझाई मैंने। सो पहले जो 35 मिनट्स का लेक्चर है वो ना देखो तो भी चलेगा। ये जो एटॉमिक मास का सेक्शन जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो पार्ट 35 मिनट्स के बाद का पार्ट आप लोगों को देखना है, उसी के नोट्स बनाने हैं। समझ में आया क्या करना है घर पे? गाइस समझ में आया? यस गाइस समझ में आया? सब कर लोगे ये जो मैंने बताया? यस सर। सब निकालोगे नोट्स? नोट्स निकालोगे? यस और नो? नोट्स निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आज घर पे जाके अपने खुद के नोट्स बनाओ, मुझे दिखाओ कि हाँ नोट्स बनाए हम लोगों ने, स्क्रीनशॉट करके या पीडीएफ करके ग्रुप पे डाल दो, सर दीज आर द नोट्स ऑफ माइन, दीज आर द नोट्स ऑफ माइन। क्योंकि इसी से आपका एक्चुअल टीचिंग, एक्चुअल डिस्कशन ब्रिज कोर्स का, हम लोगों ने एक्चुअल ब्रिज कोर्स का कोर पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ चीजें जो नहीं समझ में आई है वो मार्क करके रखो, मुझे अगले लेक्चर में पूछ सकते हो। सो शैल आई स्टॉप नाउ? अब बहुत आप लोगों का हेक्टिक हो गया होगा शेड्यूल, मैंने 1 घंटा ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है? शैल आई स्टॉप नाउ गाइज? आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करूं? ठीक है, चलो बाय गाइज, विल मीट टुमारो। यस, विल मीट टुमारो अगेन, ठीक है, विद द सेम डिस्कशन। बाय सर। बाय 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 गाइज।